नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी करप्शन के आरोप लगाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस आरोप लगाती है और तेलंगाना जैसे राज्य में जहां दोनों दलों की सरकार नहीं है वहां दोनों दल मिलकर तीसरे दल पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। देश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल आज बज चुका है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होने वाली है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी ओपिनियन पोल में कुछ लोगों के बीच सर्वे भी हुआ है। सर्वे में कई तमाम चीजें सामने निकल के आई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे राज्य हैं जहां लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं। इसकी मुख्य वजह है कि इन राज्यों में कांग्रेस का मुकाबला सीधे बीजेपी से है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही लूट की गारंटी दे सकती है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में कुछ ठेकेदारों ने घरों से हाल ही में 100 करोड़ से अधिक की नकदी मिलने का खुलासा हुआ है, जो बेहद शर्मनाक व मतदाता के साथ घिनौना मजाक है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए सत्येंद्र द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला संयोजक है, और साथ ही साथ नवीन जोशी जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, और उसी के साथ शारिक रईस भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले शारिक रईस जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से चुनाव सामने आए, चुनाव आते से ही भ्रष्टाचार, ईडी भ्रष्टाचार, यानी कि हम देखें तो भ्रष्टाचार एक बहुत ही बड़ा मुख्य वजह बन गई है। हम बेसिक जो लोगों की बातें हैं उसको छोड़कर सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ भ्रष्टाचार पर फोकस कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और भ्रष्टाचार के बदौलत ही मतदान मिलने वाले हैं क्या इस बार? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विगत 4 महीनों से हम्म। जैसे हम घर में अपने पालतू तोता पालते हैं, तो बचपन से अगर हम उसको सिखा देते हैं कि भाई श्यामलाल बोलना है, तो वो बड़ा होने तक दिन में कई बार श्यामलाल श्यामलाल बोलते रहता है। तो उसी तरह से 4-5 महीने से भारतीय जनता पार्टी के पास 5 साल जो कांग्रेस की यहाँ पे सरकार रही, हम्म। उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही, उनकी जो जी। योजनाओं का दायरा रहा, उन हम्म। योजनाओं के अंतर्गत लगभग प्रदेश के 100% जो वर्ग रहा वो उस दायरे में आया। कोई भी नहीं छूटा, चाहे वो नौजवान हो, जी। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे आम आदमी हो बिजली बिल हाफ के माध्यम से, चाहे हमारे दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो, पिछड़े वर्ग के भाई हो, जी। अल्पसंख्यक वर्ग। तो इस तरह की योजनाओं का एक सर्वहारा वर्ग को लाभ मिला। तो जी। भारतीय जनता पार्टी एक तो देर से जाके 5-6 महीने पहले चुनाव के जागी, हम्म। और उनके नेता सक्रिय हुए यहाँ पर, और उनके पास अब क्योंकि एक 15 साल उन्होंने शासन किया है, और उसमें विपक्ष की भूमिका में तो ये नाकाम रहे। 15 साल जो शासन किए, तो वो उपलब्धि बताने भी इनके पास कुछ नहीं था। जी। इनको चुनाव लड़ना था एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए। जो 15 साल इन्होंने के 2018 तक 2003 से 2018 तक तो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है यहाँ पर। तो वे अपनी उपलब्धियां बताते हैं कि इन 15 सालों के दरमियान में उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के हित के लिए क्या किया, जी। जनता के लिए क्या किया। 2014 से उनकी केंद्र में सरकार है, जिनके एक सो कॉल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको बड़े बड़े भाषणों में और बड़ी बड़ी योजनाओं और बड़े बड़े वादे करके वे सत्ता में आए, तो वे उनकी उपलब्धियां बताए। लेकिन उनकी उपलब्धियां भी बताने को नहीं है, क्योंकि इन केंद्र सरकार के भी इन 10 सालों में सिवाय जनता को जो 100 दिन महंगाई जी। कम करने का वादा करके आए थे, 4 गुना 5 गुना महंगाई हुई। आम आदमी की राशन से लेके, गैस से लेके, डीजल से लेके, आम जरूरतें की हर चीज कई गुना महंगी हुई। आम आदमी टैक्सों के, करों के दायरों में दबा। काला धन वापस लाकर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे करके उन्होंने नोटबंदी की, वो विफल रही। कोरोना काल में जो इनका प्रबंधन रहा, जो जिस तरह से भगदड़ की स्थिति मंगी, वो एक पूरी तरह से इनकी केंद्र सरकार की भी विफलता है, हर मोर्चे पर रही। तो भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों से हटकर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी एक सो कॉल्ड भ्रष्टाचार, जो संवैधानिक संस्था है जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, उनके माध्यम से ही एक स्क्रिप्टेड टाइप से लगातार आरोप लगते गए। आरोप कोई साबित नहीं हुए, उसमें कोई तथ्यात्मकता नहीं है। जी। और लेकिन उसके बावजूद वे अपने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनका काम एक निष्पक्ष जांच रहता है, उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। जो
विपक्ष शासित प्रदेश है, केवल जी। छत्तीसगढ़ ही नहीं, कहीं पे भी। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं वो एक दूध में गंगा जल में धुले टाइप एकदम साफ और पवित्र हो जाते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इसी स्थिति में, जो भ्रष्टाचार को कोई वैधानिकता या कोई ऑथेंटिसिटी के साथ में तय नहीं करती है, किसी को भी पकड़ के उनकी जो संस्थाएं हैं वो उगलवा के, किसी का नाम बुलवा के उसको मीडिया में प्रचारित करके चुनाव के मतदान से पहले या पूरे चुनाव भर की प्रक्रिया में। लेकिन आम जनता भी अब ये समझ चुकी है कि इनको किस सरकार ने, किस शासन में उन्हें उनके जो अधिकार रहता है, जो शासन की योजनाएं रहता है, उनका पारदर्शी तरीके से। अच्छा, सबसे बड़ी खास बात ये रही कि हमारी यह हर योजनाएं पूरी तरह से पारदर्शी रही है और ये एक तरह से सीधा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा गया है और उसमें किसी भी तरह का पूरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहा है, पूरा सीधा हिसाब रहा है। इसमें किसी भी तरह का कहीं कोई घपला, घोटाले, भ्रष्टाचार या गबन जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, बुनियादी मुद्दे हैं नहीं उनके पास लड़ने को छत्तीसगढ़ में। तो वो इस तरह की बातें उठाकर जनता को दिग्भ्रमित करने का और एक झूठ का पूरा प्रसार और प्रचार कर रही है। केवल उनके पास ये बातें नहीं है कि शिक्षा के लिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जो हमने 5 साल पहले भी किया था, अभी भी एक बहुत लोकप्रिय घोषणा पत्र जिसमें सभी वर्गों के लिए हमने अच्छी बातें रहेगी, तो कमोवेश उसकी नकल करके उन्होंने कुछ बातें अपनी घोषणा पत्र में लाई है। उसके अलावा वो किसी भी तरह की बात नहीं कर रही कि आम आदमी की उन्नति के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की आधारभूत संरचना के लिए क्या करेंगे। वो केवल कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को बदनाम करने की नियत से चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश मात्र कर रही है। ठीक है। नवीन जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भारतीय जनता पार्टी निशाने साध रही है भ्रष्टाचार को लेकर। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। चुनाव आ गए हैं, चुनाव में जनहित की बात होनी चाहिए। जनहित की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपस में जो नेता है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी लड़ाई में जनता को भ्रमित किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या भ्रष्टाचार के तौर पर ही यहाँ पर मतदान यानी कि वोट लेने का प्रयास कर रही हैं सारी पार्टियां? देखिए स्नेहा जी, पूरे यदि हम सियासत देखें इस समय, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की कर लें, छत्तीसगढ़ की कर लें, तो मूल मुद्दे जिन पर कि चुनाव लड़े जाना चाहिए, विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं है, बेरोजगारी पर बात नहीं है, महंगाई पर बात नहीं, जो सीधे सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात न करते हुए एक दूसरे पर लगाना, और वो भी भ्रष्टाचार के। भाई कांग्रेस किस मुंह से आरोप लगा रही है भाजपा पर, आप बताइए, जिसने इतने साल सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार किया, और भारतीय जनता पार्टी किस उस पर अपनी बात कह रही है, क्योंकि उनको भी बुराइयां जो होती है सत्ता में रहने के साथ आती ही हैं और भ्रष्टाचार एक सामान्य सी शुरुआत हो जाती है। अब चुनाव जैसे मुद्दे पर, चुनाव जैसे मौके पर केवल भ्रष्टाचार को बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने भी मध्य प्रदेश में आकर के भ्रष्टाचार पर ही बोला। उनके जितने भी स्टार प्रचारक है वो भ्रष्टाचार पर ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी आई तो वे भी भ्रष्टाचार पर ही बोली। तो आखिर ये पूरे चुनाव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्यों लेकर के जा रहे हैं? कांग्रेस ने जो 2018 में चुनाव लड़ा था उसने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। सिंहस्थ के घोटाले में आए लोगों को, हम आरोपी हैं उनको हम सजा करवाएंगे, हम राष्ट्रीय आयोग बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस की 1.5 साल तक सरकार रही, न भ्रष्टाचारियों को उन्होंने कोई किसी को जेल भेजा और उल्टा उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो यदि हम चुनाव के वक्त पर केवल भ्रष्टाचार पर गाल बजाते हैं और सत्ता में आने के बाद वापस दोनों समझौते कर लेते हैं, मतलब ये नूरा कुश्ती टाइप का कार्यक्रम हो जाता है, तो जनता तो ठगी महसूस करती है खुद को कि न उसको महंगाई से निजात मिलती है, न वो बेरोजगारी से जीत पाती है, उल्टे रोजगार के कोई साधन नहीं, और दोनों दल आपस में एक दूसरे पे छिछालेदारी करते हैं, प्रचार को मुद्दा बना करके, और जैसे सत्ता में आते हैं सारी चीजें भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है नवीन जोशी जी। मैं सत्येंद्र द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। सत्येंद्र द्विवेदी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। आपसे जानना चाहती हूँ सत्येंद्र द्विवेदी जी, जैसा कि नवीन जोशी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी भ्रष्टाचार पे बात करी, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं। चुनाव का माहौल है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पे लगा रही है। जहां दोनों ही पार्टियां नहीं है, दोनों पार्टी मिलकर तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहां पर टीआरएस जो है उस पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब
आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त चुनाव के वक्त जहां जनहित की बातें होनी चाहिए उस वक्त भ्रष्टाचार की बातें करना सही है? यानी कि अगर अगर सही है तो मतदान जो हो रहे हैं यदि वोटिंग जो पड़ेगी वो क्या भ्रष्टाचार के तौर पर की जा रही है वोटिंग? जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जी कि 2014 में जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, जी उस चुनाव में भी उन्होंने भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाया था जी और उसके बाद लगातार वो इसी आधार पर चुनाव लड़ते रहे हैं और जनता ने उनको खूब स्वागत करके उनको वोट भी दिया। तो हमारा जहां तक इसका सवाल है कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, वो भ्रष्टाचार भी जनहित से जुड़ा हुआ है। जो जनता की गाड़ी कमाई इससे पहले सरकारें जो इधर उधर करती थी, उसको मोदी जी ने बिल्कुल जनता के लिए सीधे, चाहे आपका जनधन खाता हो, चाहे जो योजनाएं हो, सीधे जनता के पास पैसा पहुंचने लगा है। यहाँ पर भी उनकी सरकारें हैं और वो केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने कहीं नहीं जाते हैं। वो अब तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो रहता ही जहां पर दूसरी सरकारें भ्रष्टाचार करती हैं, साथ ही साथ वो अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो जनहित की योजनाएं, जो गरीब, वंचित, आदिवासी, पिछड़े, दलित सबके लिए जो कार्य किए गए हैं, उनको लेकर वो चुनाव में जाते हैं और उसी को लेकर चुनाव में लड़ेंगे और निश्चित रूप से। ठीक है, मैं आऊंगी शारिक रईस जी आपके पास। कहा सत्येंद्र जी ने ऐसा कहा कि भ्रष्टाचार भी एक जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है? क्या हम भूल चुके हैं बेरोजगारी, क्या हम भूल चुके हैं तमाम बेसिक नीड्स जो हैं लोगों की, उसको हम भूल चुके हैं? सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप भी भ्रष्टाचार को एक जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा मानते हैं? क्योंकि हम ईडी की अगर बात करते हैं, बहुत हलचल मची हुई है ईडी आईडी इन सारी चीजों को लेकर, लेकिन जब हम बात करें लोगों की तो लोगों को ईडी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर नेता जुड़े हैं ईडी से, तो लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है? यानी कि लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है एक तरीके से। जो इस डिबेट के प्रारंभ में जो मैंने एक अपनी बातें कही थी, अपना वक्तव्य रखा था, तो इसी बात को रखा गया था कि एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईडी और आईटी के माध्यम से जो एक अलग अलग आरोप लगाए, हमारी आपत्ति इस बात है। देखिए, निश्चित रूप से अगर भ्रष्टाचार में जनहित के पैसे को लेकर किसी तरह का भ्रष्टाचार होता है, तो देखिए मैं जरा सा पीछे ले जाके आपको और हमारे दर्शकों को भी एक याददाश्त कराना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार थी, तो एक बहुचर्चित इंदिरा बैंक, सहकारी बैंक घोटाला हुआ था, जिसमें एक ऐसा बैंक था, नागरिक सहकारी बैंक, जिसमें छोटे छोटे व्यापारी, जो मध्यम वर्गीय गृहिणियां हैं, जो रिटायर्ड पर्सन रहते हैं, वो अपनी बचत को जमा करते थे। तो उस बैंक में एक बहुत करोड़ों का, बहुत मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं, लेकिन एक बड़ा लंबा चौड़ा राशि का हेर फेर का उसमें आरोप आया था। बाद में उसके एक मैनेजर पकड़ाए थे, उनका उस समय नार्को टेस्ट था, जो बाद में कहीं से लीक होकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने उसमें भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सरकार और उससे जुड़े मंत्री और उसकी संलिप्तता दर्शाई थी। तो ये निश्चित रूप से एक उसमें जो गरीब आदमी और एक आम आदमियों की जो आर्थिक जमा पूंजी थी, इस तरह की बातें हुई थी। एक उस समय में 21 लाख फर्जी राशन कार्ड का मुद्दा उठाया था, जिसे तत्कालीन विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर ढंग से उठाया था। राशन कार्ड का जो मुद्दा भी एक गरीब जनता से जुड़ा है, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने खुद ही स्वीकार करते हुए 5 या 7 लाख लोगों के नाम काटे गए। मतलब उन्होंने नाम काटे, मतलब निश्चित रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं फर्जी राशन कार्ड बने थे। लेकिन ये प्रक्रिया में 2 साल से उन लोगों के नाम पर कितने ही क्विंटल, कितने ही रुपए का एक राशन उड़ गया, जो नान घोटाला हुआ। तो अगर इसमें आम जनता का इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो भ्रष्टाचार एक जनहित से जुड़ा मुद्दा है। जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के जो जिला संयोजक बैठे, उन्होंने भी योग किया कि भाई मोदी जी ने जनधन के माध्यम से सीधा खाते में डाला। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार की जितनी भी योजनाएं रहे, चाहे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना हो, चाहे किसान न्याय योजना के माध्यम से उनके जो बोनस का पैसा देना हो, उनकी जो फसल का पैसा देना हो, सहकारी महिला स्व सहायता सहकारी समूहों को पैसा देना हो, आदिवासी भाइयों को, जैसे बस्तर में हम लघु वन 65-67 प्रकार की जो लघु वन उपज को खरीदते हैं, उसका पैसा वो सीधा सीधा उनके खाते में डायरेक्ट जा रहा है। तो उसमें सीधा सीधा उसमें
एक पूरी तरह से पारदर्शिता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको उठा के देख सकता है कि भाई किस व्यक्ति ने कितनी अपनी उपज भेजा या उसे कितना पैसा उसको योजना का मिला है। तो इसमें कहाँ से भ्रष्टाचार और कहाँ की अनियमितता की बात है। केवल केवल तो हमें आपत्ति इस बात है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और आईटी के माध्यम से हजारों हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप कर रही है, जिसकी ना कोई प्रामाणिकता है ना कोई वास्तविकता है। किसी को व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा, उसी को टॉर्चर करके किसी का नाम उगलवाया और फिर उस नाम को प्रचारित कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। तो हमारी जो आपत्ति है इसी बात को लेकर है। लेकिन जनता एंड चुनाव के समय में जो 4-6 महीने से 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगंडा यहाँ पर चल रहा है, उससे अब यहाँ की जनता भी समझ गई है और अब इन बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, क्योंकि ऐसे इसमें कोई भाई ईडी ने आरोपित किया कुछ अधिकारियों कुछ व्यवसायियों को सो कॉल्ड बोल के कि भाई कांग्रेस से जुड़े करके उन्होंने जेल में डाला, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह का भी कोर्ट में मामला चल रहा है, किसी प्रकार का कोर्ट ने सजा नहीं दी है। तो इसमें सरकार पे और उसकी कार्यप्रणाली पे किसी भी तरह से उंगली नहीं उठाई जा सकती कि सरकार ने किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार किया है या किसी भी प्रकार का कोई गबन हुआ है। तो आज इन चुनाव में जो मुद्दा है ये एक अनावश्यक रूप से जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए उठाया जा रहा है। ठीक है शारिक रईस जी, मैं नवीन जोशी जी आपके पास आना चाहती हूँ। क्या लगता है आपको, क्या भ्रष्टाचार चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के जनता को भटका, आपको क्या लगता है वास्तव में जनता भटक रही है क्या इस मुद्दे से? क्या वोट बैंक पे इसका असर पड़ने वाला है भ्रष्टाचार के मुद्दों से? ठीक है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से जनता कनेक्टेड है भ्रष्टाचार से भी, बहुत जरूरी मुद्दा ये भी है। लेकिन चुनाव के वक्त बहुत से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, नेताओं के द्वारा उन विषयों पर बात करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं नेताओं की उनको करना चाहिए, रेदर देन यहाँ पे हम बात करने लगते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार की। हर जगह आप देखेंगे, हर जगह जो रैलियां हो रही हैं सिर्फ भ्रष्टाचार का ही जिक्र हो रहा है। क्या लगता है आपको वोट बैंक पे इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, भ्रष्टाचार कभी भी जनता से अलग नहीं हो सकता था, मुद्दा जरूर है। लेकिन मैंने जैसा कि चर्चा की शुरुआत में कहा कि हमारे पास जो मुद्दे जनता को लाभ पहुंचाने वाले हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे विकास के जुड़े हुए मुद्दे हो, उन पर पार्टियां बात क्यों नहीं करती, उन पर क्यों नहीं एक दूसरे के साथ डिबेट करती हैं? हमारा एक ये सवाल है कि क्या केवल भ्रष्टाचार ही विषय होना चाहिए? भाई, आप नकारात्मकता के साथ चुनाव मैदान में क्यों उतर रहे हैं? आप सकारात्मक तरीके से चुनाव में जाइए ना। यदि सत्तारूढ़ दल ने गलतियां की हैं तो उनकी कमी को विपक्ष के लोग सामने लाएं, वो विपक्ष की भूमिका निभाएं। कांग्रेस, यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो विपक्ष के मुद्दे पर क्यों, विपक्ष के रूप में क्यों नहीं सामने आती? यदि भ्रष्टाचारी विषय नहीं है, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार ने ये कमियां की हैं। आप बताइए, जब घोटालों की हम बात करते हैं तो घोटालों का एक पत्र निकाल देते हैं, आपके साथ ये घोटाले हुए, लेकिन जब सत्ता में हम होते हैं तब उन पर बात क्यों नहीं होती? यदि लोग गलत हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 1.5 साल का वो समय याद करिए जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तब भारतीय जनता पार्टी के 2016 के कुंभ को लेकर के करोड़ों रुपए के आरोप थे, व्यापम का घोटाला था, तब में क्लीन चिट क्यों दे दी कांग्रेसियों ने भाजपा को? ये बताइए आप। फिर अब जबकि कांग्रेस किस मुंह से आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर? यहाँ पर कह लें, छत्तीसगढ़ में कह लें, राजस्थान में, सत्तारूढ़ दल का काम ये होता है कि यदि उसने कुछ काम किए हैं तो वो विकास बताए। उन्होंने यदि रोजगार पर काम किया है तो रोजगार बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, अधोसंरचना पर विकास किया है तो उसको बताए, न कि मेरा पहले भ्रष्टाचार इतना था, मेरे आने के बाद भ्रष्टाचार ये हो गया। ये वो चीजें हैं जो जनता को भ्रमित नहीं करती लेकिन समय खराब करती है, जनता को उस मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिश जरूर करती हैं। अब आप बताइए, महंगाई के मुद्दे पर दोनों दलों में क्या खामोशी क्यों है? आप बताइए, त्योहार का सीजन है, महंगाई किस कदर है? एक छोटे से प्याज की बात करिए, वो 60 रुपए 80 रुपए किलो बिकता है, उस पर कोई नहीं बोलता। जो गैस सिलेंडर की बात की जा रही थी वो 450-500 में कैसे हो गया? चुनाव आए तो उसके पहले वो 1100 रुपए में बिकता था। बिल्कुल, सवाल आपका बिल्कुल जायज है। बिल्कुल। मैं आऊंगी सत्येंद्र द्विवेदी जी आपके पास। मैं नवीन जोशी जी के सवाल का जवाब आपसे जानना चाहती हूँ। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, चलिए हम अभी बेरोजगारी को अगर थोड़ा साइड में रख दें तो महंगाई एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। यानी कि अगर हम देखें तो
एक खाने पीने की चीज से लेके रहने और पेट्रोल के भाव, हर जगह महंगाई छाई हुई है अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महंगाई को लेकर क्यों नहीं बात हो रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, जैसे कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार लोगों से जुड़ा हुआ है, हम एक तरीके से मान लेते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार भी लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो बेसिक है महंगाई, उसको लेके कोई भी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है इसको लेकर। शुरू से ही मुद्दा रहा है, ऐसा नहीं कि महंगाई मुद्दा नहीं रहा। किंतु बात ये है कि जब सत्ता, जैसे अभी साथी बता रहे थे जी, कि भ्रष्टाचार को लेकर क्यों सारी पार्टियां आगे आती हैं। भ्रष्टाचार क्योंकि सभी जब सत्ता में जो हैं उनके खिलाफ जब वो नहीं बोल पाते हैं तो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा क्योंकि त्वरित में आपको मिल जाता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि महंगाई, बेरोजगारी और समाज की विभिन्न गरीब तबके को लेकर जितनी भी चीजें हैं, महंगाई को राहत देने के लिए ऐसा नहीं है कि जो केंद्र सरकार ने लगातार योजनाएं दी हैं ताकि महंगाई का असर उस गरीब तबके पर न पड़े। इस बीच में 2 वर्ष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कोरोना के कारण जो इफेक्ट आया, उसका निश्चित रूप से हर जगह फर्क पड़ा, सरकार चाहे जिसकी रही। किंतु उसको दूर करने के बजाय केवल ये कह देना कि जब जहां पर आप सरकार में हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि हम भी उसके पार्ट हैं और सिस्टम को हमने चलाया है। और रह गई बात की, जैसे बात हम लोग करते हैं कि योजनाएं जो भी आती हैं गरीब कल्याण के लिए आती हैं, और जब योजनाएं सही तरीके से चलेंगी तभी बेरोजगारी और महंगाई और ये सारे विषय समाप्त भी हो पाएंगे। तो जब योजनाएं चलने में ही हमको प्रश्न चिन्ह शुरू से ही है, जैसे कि पहले अभी कांग्रेस के साथी भी हमारे जो बता रहे थे कि अब जो जनधन में सीधे पैसा आ जाए, जैसा कि उन्होंने बताया, तो ये एक बड़ी शुरुआत थी और उससे निश्चित रूप से सभी लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा जैसे जब महंगाई, इसमें कोरोना के दौरान में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ देश का, उससे बहुत जगह बहुत सारे कारोबार बंद हुए, बहुत सारी जैसे कोचिंग इंडस्ट्री एक समय बिल्कुल खत्म हो गई थी, इससे बहुत सारा राजस्थान में इसका बड़ा फर्क पड़ा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको कॉप अप किया लोगों ने और धीरे धीरे करके वो परिस्थितियां फिर से वापस आएंगी। तो इसमें बिल्कुल सही है कि सभी राजनीतिक दलों को इन मूलभूत मुद्दों पर बिल्कुल बात करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे आदरणीय मोदी जी केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, जहां पर भी जाते हैं वहां पर मुख्य मुद्दों पर उनके यही मुद्दे शुरू से रहे। सत्येंद्र जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर चुनाव लड़ रही है, यानी कि नेताओं को फंसा के, और उधर से अगर नेता फंस जाएंगे उसके बाद उनको वहां के वोट, यानी कि वोट अपने बढ़ाने के लिए ईडी को सामने रखकर और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ये देखिए, ये इनके पुराने प्रोपेगेंडा है कि ईडी सीबीआई, जब ये सरकार में थे तब इनको नहीं याद आता था कि सीबीआई और ईडी होती। ये देखिए, ये फिर से जनता को बरगलाने के मुद्दे हैं। वो तंत्र अपना काम करता है, सरकार अपना काम कर रही है। वो सीबीआई, ईडी और ये सब कुछ करके भाई जांच होती है, जांच में कोई दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होती है, जो जिनको क्लीन चिट मिलती है उनको क्लीन चिट मिलती है। इसमें जबरदस्ती भाजपा का उसमें नाम जोड़ने का कोई मतलब नहीं। और मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि ये सब आखिर क्यों ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जब ये पूरे ऊपर सत्ता के खुद में जाने कितने भाजपा के नेताओं पर इस तरीके से आरोप लगाकर उनको क्या क्या उनको प्रताड़ना दी गई। हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश की एक नेता है, उनको अनर्गल बहुत दिनों तक जेल में रखा गया। तो इस तरीके की देखिए प्रोपेगेंडा शुरू से जो चलते रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऐसा किया है, आपने किया होगा तभी आपको ऐसा लग रहा है, जबकि ईडी और सीबीआई का इससे क्या लेना देना भाई राज्य सरकार। ठीक है शारिक रईस जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आरोप लगते हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर ईडी को लेकर कि ईडी के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर जनता को भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पास से तो यही जवाब आ रहा है कि ईडी अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के इस जवाब से जरूर संतुष्ट होता और इत्तेफाक रखता, लेकिन हो ऐसा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश
गुजरात जैसे बड़े राज्य जहां वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, हरियाणा है जहां पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, और मतलब इसी तरह जहां पे भारतीय जनता पार्टी की वहां पे यही सरकारें चलती है। जो हमारी जो सरकारी प्रक्रिया है कमोबेश सभी जगह के पूरे भारत की एक ही है, तो वहां पे कभी ईडी का छापा नहीं पड़ता उन प्रदेशों में। महाराष्ट्र में इससे पहले आप देखे होंगे तो कि जब एक महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर दे दनादन ईडी के छापे, आईटी के छापे, अजीत पवार के यहाँ कई करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सैकड़ों करोड़ का उनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया, इनको भी पत्नी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना दिया, तो वहां पे छापेमारी की कार्रवाई बंद हो गई। तो बंगाल जैसा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुखर विरोधी ममता बनर्जी की सरकार है, तमिलनाडु में जो स्टालिन की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, तो लगातार उनके यहाँ कार्रवाई हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, शारिक जी, कुल मिलाकर ये कहने का तो मतलब कि शंका इसी बात से ही होती है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां ईडी के छापे नहीं पड़ते हैं, और जहां जहां नहीं है वहीं पे ईडी के छापे पड़ते हैं। कुल मिलाकर हम ये निश्चित रूप से ठीक है, सत्येंद्र ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार चुनाव की तैयारी, जनता के बीच उनका संगठन जाता रहता है। उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय इनको इस टाइप के मुद्दों की आवश्यकता पड़ती है, हमको इस तरीके के मुद्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव तो देश में हर जगह कहीं ना कहीं हर समय होता रहता है, कभी नगर निकाय चुनाव है, कभी पंचायत चुनाव है, कभी कोऑपरेटिव का चुनाव है, कभी कौन चुनाव, हर जगह चुनाव चलता रहता है। और जो नियामक संस्थान है ईडी, सीबीआई, ये अपना काम करते रहते हैं। और क्योंकि हमारी तैयारी पूर्ण रहती है, हमारी तैयारी में इस तरीके के किसी नए मुद्दे की आवश्यकता नहीं होती, इस टाइप के मुद्दों की प्रोपेगेंडा को इनको जरूरत होती है। हमारा संगठन लगातार चुनाव की तैयारी में रहता है, और वो निश्चित रूप से जब पब्लिक के बीच में जो नीचे वाला कार्यकर्ता जानता है, तो वो जानता है पब्लिक के साथ पार्टी जो हमारी सरकार है, उन्होंने केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है, तो वो सब जाकर बताती है, और उससे जनता प्रभावित होकर हमारे पक्ष में आती है। बस इतना सा विषय है, और ईडी और सीबीआई के इससे क्या, यानी कि साफ तौर पे सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को ईडी और सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, आपका कहने का ये मतलब है। शारिक रईस जी, आपको आवश्यकता, कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता पड़ती है ईडी की और इन सब मुद्दों को उछालने की, ऐसा कहना है सत्येंद्र द्विवेदी जी का? देखिए, ये पूरे देश ने देखा है कि 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में रही, और जो हमारी संवैधानिक संस्था, जिन पे निष्पक्षता पे, जिनकी जांच प्रक्रिया पर एक बहुत विश्वसनीय और एक मजबूत लोगों का विश्वास रहता था, तो इसमें कभी इस तरह की बातें सामने नहीं आई कि 15-15 साल कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो अभी प्रधानमंत्री भी हैं, इसके अलावा उस समय भी बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो उन सरकारों को गिराने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए या उनको प्रताड़ित करने के लिए किसी तरह कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। ये सब प्रचलन में जो विधायकों की खरीद फरोख्त, जो मध्य प्रदेश से बैठे हैं हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वहीं का आप उदाहरण लीजिए। वैसे तो 10 से ज्यादा राज्य हैं इन 10 सालों में जहां पर कहीं ना कहीं इस तरह से लोकतंत्र जो चुना हुआ जनता ने अपना मत दिया था, उस मत को खरीद फरोख्त के आधार पर, जोड़ तोड़ के आधार पर, केंद्रीय दबाव के आधार पर बदला गया और अपनी सरकार बनाई गई। तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस के आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और आदरणीय जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय बैठे हैं, वो 1.5 साल के कमलनाथ जी के जो अल्प कार्यकाल रहा, जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके फिर अपनी सरकार बना ली, तो लगभग 20 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। तो उसमें भ्रष्टाचार की कुछ बातें नहीं निकली, क्या कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुए, तो उस पर भी जरा सा एक सवालिया निशान है। मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़ की बात ज्यादा बेहतर ढंग से बता सकता हूँ, मध्य प्रदेश की बात वो ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ। देश में आपातकाल, लोकतंत्र की हत्या आपातकाल में, एक मिनट सारिक भाई आपको सुन लिया, देश में आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या आपने की, सबसे ज्यादा बार 356 का प्रयोग आपने किया। आपकी सरकार में प्रज्ञा ठाकुर, अमित शाह, जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने जेल में डलवाया इसी सब माध्यम से। तो आप ये सब दुहाई, आपके तो खुद हाथ इतना सने हुए हैं इन सब मामलों में कि आप इन सब मामलों में तो बात कर ही नहीं सकते हैं।
और जबरदस्ती, आपकी तैयारी नहीं है, आपकी सरकारों ने कार्य नहीं किए। वो भूपेश बघेल जी पूरी तरीके से फेल है, आपके गहलोत जी जादूगर हैं, तो वो अपना जादूगरी में अपना व्यस्त है। आपने कार्य नहीं किए हैं, इसकी वजह से आप जबरन ईडी और ये सीबीआई का रोना रो रहे हैं। इन सब से कुछ काम नहीं चलेगा। शारिक जी बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे दीजिएगा, बहुत ही कम शब्दों। जनता जो है, जनता आपको आपने जवाब कम दे शब्दों रही में है। बोला जनता है तो लगातार छत्तीसगढ़ में अपने चुन कार्यों रही की है। जो आप फहरिस्त बेकार गिनाऊंगा ना, हम्म। तो ये आधे घंटे का शो भी कम पड़ जाएगा। और हम कभी इस तरह की जो लोकतंत्र की इन्होंने हत्या करने की बात कही है, और आपातकाल उस समय किन परिस्थितियों में लगाया गया था, खैर उस समय तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो नहीं बता सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज मणिपुर की जैसा छोटा सा राज्य, जो गृह मंत्री आकर बड़ी बड़ी बातें करके चुनावी राज्यों में जा रहे हैं, उसको तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं देश के अंदर में। आज वो 5-6 महीने से वो राज्य चल रहा है। तो इस तरह की बातें, और जो उनके पर आरोप लगे वो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता रही, और इन लोगों ने देखा है कि किस तरह से हिंसा भड़काने में, दंगे भड़काने में। ठीक है, नवीन जोशी जी से मैं आखिरी प्रतिक्रिया, नवीन जोशी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहती हूँ, ये आरोप प्रत्यारोप देखिए चलता रहेगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से, जैसे हमने भ्रष्टाचार की बात की, जनता के मुद्दों की यहाँ बात नहीं हो रही है, चुनाव पास में है, जनता, हमारा यही मकसद था कि जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं की जा रही, क्यों भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। साथ ही साथ एक और चीज निकल के आई कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को सामने रखकर और चुनाव जो है वो जीतने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, बहुत ही कम शब्दों में कहिएगा। देखिए, ये मुद्दा भ्रष्टाचार का सनातन से है और चलता रहेगा। ये जब जब सरकारें कहीं बैठती हैं तो वो कोई काम करेगी तो उसमें कहीं ना कहीं अपना हित अहित दूसरे का करने की कोशिश करती है, उसमें भ्रष्टाचार होता ही है। और जनता चूंकि उसकी वो है हितग्राही है, इसलिए जनता उसमें सामने होती ही है। ठगा जनता को ही जाता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कहे या कांग्रेस कहे। लूट खसोट दोनों दलों में होने के बराबर संभावनाएं रहती हैं। जिसके पास सत्ता है वो उसमें करता है। विपक्ष का आरोप है, लेकिन आरोपों से बचने का एकमात्र रास्ता ये है कि आप दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, लेकिन कम से कम एक उंगली किसी पर बता रहे हैं तो 3 उंगली खुद पर आ रही है। खुद को ठीक रखें, भ्रष्टाचार से बचने का रास्ता है, मुद्दा बनाने का भ्रष्टाचार से कोई चुनाव में नहीं जीतता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक उंगली अगर किसी पे उठा रहा है तो बाकी उंगली अपनी तरफ होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर चुनाव है तो क्यों नहीं जनता के मुद्दों, जनता के हित की जो मुद्दे हैं उन पर बात क्यों नहीं की जा रही है, क्यों भ्रष्टाचार को ही सामने लाया जा रहा है। क्या राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार को सामने रखकर इन सब पे जो चुनाव है वो जीतना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शारिक रईस जी, साथ ही साथ सत्येंद्र द्विवेदी और नवीन जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनकी बात करें तो छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई, वोटिंग चालू हो चुकी है और 17 तारीख को फिर से वोटिंग है। अब यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाने से मकसद साफ ये नजर आ रहा है कि जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जनता अपने बेसिक जो उनको चाहिए यानी कि महंगाई, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको भूल चुकी है और इन्हीं सब चीज़ों में यानी कि भ्रष्टाचार जरूर जनता के हित का ही है, भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है सब कुछ जानना है जनता को। लेकिन फिलहाल जो चुनावी समय में भ्रष्टाचार को अगर मुख्य एजेंडा बनाया जाएगा तो साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि जनता को भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले वोटिंग के बाद जब वोटों की काउंटिंग होगी तो जनता किसको चुनती है, क्या जनता खुद का दिमाग लगा, क्योंकि जनता को तो खैर सब पता है, जनता अपने हित में ही जो उनके हित में कार्य करेगा उन्हीं को चुनेगी। लेकिन यहाँ देखना होगा कि इन सारे मुद्दों को एजेंडा बनाने के बाद किस तरफ जनता जाती है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या फिर कांग्रेस टक्कर देती है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर यहाँ देखने वाली बात होगी किस तरीके से दोनों दल आपस में टक्कर देते हुए नजर आते हैं। ये देखने वाली बात होगी अभी के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स में। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।